हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। गाइस, भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित बातों की चर्चा आज के सेशन में होगी। ये आज का दूसरा पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने उन मुद्दों पर ध्यान दिया जो नदी जल से संबंधित विवाद थे। तो दोनों देशों के बीच आज जो अच्छे संबंध हैं उनकी पृष्ठभूमि को हम लोग आज जानेंगे कि जो विवाद लंबे समय से बने हुए थे वो क्या थे। उसी संदर्भ में हम लोग आज देखेंगे कि इनक्लेव जो दोनों देशों में मौजूद थे एक दूसरे देशों के, वो इनक्लेव क्या चीज़ है जिन्हें छिट महाल, अंतर्वेश, परिक्षेत्र, कॉलोनीज इत्यादि नामों से हम जानते हैं। उन्हें हम आज बारीकी से समझेंगे। गाइस, आज हम लोग 3 बीघा कॉरिडोर को भी समझेंगे। वो 3 बीघा गलियारा क्या है, वो इनक्लेव से ही संबंधित चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त न्यूमूर द्वीप को लेकर जो विवाद थे उस विवाद का समाधान कैसे हुआ वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसे भी जानेंगे। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारे फैक्ट्स पर फोकस करते हुए चलेंगे जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट जिसमें मैं पूरी तरह सुंदरवन डेल्टा के संबंध में आपको बताऊंगा और परिवहन के क्षेत्र में विशेष रूप से रेल और बस सेवा जो भारत बांग्लादेश के बीच आरंभ हुए उनसे संबंधित कुछ बातों की चर्चा होगी। ठीक है गाइज, तो चलिए, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रगाढ़ मित्रता है। एक बेहद अच्छे पड़ोसी देश के रूप में दोनों देश आज साउथ एशिया में मौजूद है। किंतु 2015 से पूर्व ऐसा कह सकने में हम असमर्थ थे। कुछ विवाद ऐसी थी जिसका समाधान नहीं हो पा रहा था, खासकर जो इनक्लेव थे जिसे अंतर्वेश कहा गया, अंतः क्षेत्र कहा गया, जो छिट महाल के नाम से भी जाने जाते हैं बांग्लादेश के अंतर्गत, और बांग्लादेश से लगी हुई जो भारतीय सीमा है से छिट बहाल के नाम से, छिट बहल के नाम से भी जाना जाता था। गाइस, बांग्लादेश के अभ्युदय के पश्चात जो भूमि संबंधी समस्याएं थी जो पूर्वी पाकिस्तान के साथ पहले थी, वो बांग्लादेश के अभ्युदय के पश्चात फिर बांग्लादेश और भारत के बीच उत्पन्न हुई। तो भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने आज़ादी हासिल की थी, उन दोनों के बीच डेट आप याद रखेंगे 16 मई 1974 को एक एग्रीमेंट, एक समझौता हुआ जो LBA यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, भूमि सीमा समझौता कहलाती है। इस समझौते के द्वारा यह तय किया गया था कि दोनों देशों के बीच जो भी जमीन संबंधी, भूमि संबंधी विवाद है उसे हम लोग आपस में मिलकर निपटाएंगे, उसे सुलझा लिया जाएगा। यानी कुछ भूमि जो बांग्लादेश की भारत में थी या भारत की जो भूमि बांग्लादेश में थी, इसे आदान प्रदान कर दिया जाएगा, जिसे इनक्लेव कहा गया। इस एग्रीमेंट में यह बात थी कि इस समझौते को दोनों देशों की पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया जाना है और इसके पश्चात यह लागू किया जाता। तो बांग्लादेश की संसद जो जातीय संसद कहलाती है, उसने तो तत्काल ही इसे अपने संसद में बिल पेश कर पारित करवा लिया। भारत में अब एक समस्या थी कि जब तक संविधान संशोधन नहीं होता तब तक पार्लियामेंट से इसे पारित नहीं कराया जा सकता था। इसलिए भारत में यह मुद्दा लंबे समय तक लटका रहा। इस वजह से लंबे समय तक भारत और बांग्लादेश के बीच मनमुटाव की स्थिति बनी रही थी, एक तनाव की स्थिति बनी रही थी। वो मुख्यतः भारत के 4 राज्यों में, वेस्ट बंगाल जो बांग्लादेश से वेस्ट साइड में है, पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय में और त्रिपुरा में। चूंकि आपको मालूम है कि 5 राज्य भारत के हैं जिनके साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है, लेकिन ये भूमि संबंधी जो विवाद है जो 4 राज्यों के बीच मुख्य रूप से फैले हुए थे। वो राज्य थे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो ये इनक्लेव क्या है, आप सबसे पहले बोर्ड पर आप ध्यान दें। 3 प्रकार के परिक्षेत्र थे, वो कौन कौन से? सबसे पहले आप ये लिख लें, इनक्लेव, इनक्लेव जिसे हम कह सकते हैं अंतः क्षेत्र या परिक्षेत्र या अंतर्वेश, छिट महाल भी अंतर्वेश अथवा छिट महाल। दूसरा तो इसी का एक कैटेगरी थी, वो था काउंटर इनक्लेव। काउंटर इनक्लेव यानी इनक्लेव के अंदर इनक्लेव, अंतर्वेश के अंदर अंतर्वेश। वो क्या चीज है मैं अभी बोर्ड पे बताऊंगा। और थर्ड काउंटर
इनक्लेव, यानी इनक्लेव के अंदर इनक्लेव के अंदर इनक्लेव। अब इसको ध्यान से समझिए आप। सपोज कीजिए ये इधर इंडिया है यानी भारत है और इस तरफ बांग्लादेश है, ठीक है। कैसे, ध्यान से आप देखिएगा। अब भारतीय भूक्षेत्र यहाँ है, इसे अगर हमने सपोज कीजिए ये रेड लाइन हमने खींचा, ये इंडियन टेरिटरी है। अब भारतीय भूभाग कुछ बांग्लादेश के अंतर्गत भी है। मान लीजिए ये इलाके हैं, ये छोटे छोटे इलाके हैं जो भारतीय क्षेत्र हैं लेकिन है वो बांग्लादेश के अंतर्गत। तो ये क्या हो गया, भारत का इनक्लेव हो गया, भारत का वो कॉलोनी हो गया, परिक्षेत्र हो गया जो बांग्लादेश के अंतर्गत मौजूद है। और बांग्लादेश के भी कुछ कॉलोनीज वो भारतीय भूक्षेत्र में थे। इसे मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए ये बांग्लादेश की कॉलोनी, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये बांग्लादेश की भूमि है लेकिन वो भारत की सीमा के अंदर है। तो ये हो गया बांग्लादेश के इनक्लेव। अब समस्या इतनी आसान होती तब तो मुद्दा सुलझाया जा सकता था, लेकिन अब काउंटर इनक्लेव। अब ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय भूक्षेत्र है लेकिन अब इसके अंदर ये बांग्लादेश का भी क्षेत्र है। इनक्लेव के अंदर इनक्लेव। अब ध्यान रखिए ये भारत का इनक्लेव है लेकिन अब उसके अंदर अब बांग्लादेश का क्षेत्र मौजूद है। तो यह हो गया काउंटर इनक्लेव। गाइस अब ध्यान दीजिए कि इनक्लेव के अंदर इनक्लेव और उसके अंदर इनक्लेव। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर एक बड़े भूक्षेत्र है, जैसे ये मान लीजिए ये इंडिया का क्षेत्र है जो बांग्लादेश के अंदर में है। अब इसके अंदर चूंकि ये भारतीय भूक्षेत्र है, इसके अंदर अब ये बांग्लादेश का भी भूक्षेत्र आ गया। तो इनक्लेव के अंदर इनक्लेव, अब इसके अंदर पुनः भारतीय भूक्षेत्र भी मौजूद है। इनक्लेव के अंदर इनक्लेव, अब यहाँ पर भारतीय भूक्षेत्र भी। आप सोच सकते हैं कि ये भूक्षेत्र कितना जटिल है। अब ये क्षेत्र भारत का है तो फिर इसके अंदर ये बांग्लादेश का क्षेत्र, फिर उसके अंदर इंडिया का क्षेत्र है। इन इनक्लेव में रहने वाले लोगों का जीवन बेहद कष्टकारी था क्योंकि ये ना बांग्लादेश के नागरिक थे ना भारत के नागरिक थे। कोई भी सरकारी स्कीम, कोई भी चीज़, कोई भी वेलफेयर के काम ना भारत सरकार कर सकती थी, क्योंकि अगर चाहती भी तो नहीं कर सकती क्योंकि इसके चतुर्दिक बांग्लादेश का एरिया था। ठीक इसी प्रकार बांग्लादेश के क्षेत्र यहाँ पर मौजूद थे। तो ये समस्या दोनों ही देशों के इनक्लेव के लिए थी। यहाँ न अस्पताल थे, न स्कूल, न कोई भी किसी तरह की सुविधाएं, न बिजली। तो आप इनके कष्ट का अनुमान सहज ही लगा सकते हैं। लंबे समय से ये डिमांड उठ रही थी कि इसका समाधान किया जाए। अब हम लोग देखेंगे ऐसे सैकड़ों इनक्लेव थे जो वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में ऐसे इनक्लेव मौजूद थे जो बांग्लादेशी इनक्लेव थे हमारे देश के अंदर, और इसी प्रकार बांग्लादेश के अंदर हमारे इनक्लेव थे। आप ये ध्यान रखें हमारे इनक्लेव अधिक थे बांग्लादेश में, वो 100 से भी ऊपर, लगभग 111 इनक्लेव जो 100वें संविधान संशोधन के बाद भारतीय संसद ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को स्वीकार किया और इसे लागू करना मान लिया। ध्यान रखेंगे वो डेट 31 जुलाई 2015 की मध्य रात्रि को यह समझौता लागू मान लिया गया। यानी भारतीय भूभाग में जो बांग्लादेश के क्षेत्र थे वो इस एग्रीमेंट के तहत 51 ऐसे इनक्लेव थे जो भारत को मिले और 111 ऐसे इनक्लेव थे जो बांग्लादेश को मिले। अर्थात बांग्लादेश के अंतर्गत 111 भारतीय भूक्षेत्र थे जो बांग्लादेश को दे दिए गए और भारतीय भूक्षेत्र में 51 ऐसे इनक्लेव थे जो बांग्लादेश के थे वो भारत को मिल गए। 51,000 लोग दोनों इनक्लेव में रहते थे, वो चाहे भारतीय इनक्लेव हो बांग्लादेश में या बांग्लादेशी इनक्लेव हो भारत में। कुल मिलाकर भारतीय इनक्लेव में रहने वालों की कुल आबादी थी 37,000, जबकि बांग्लादेशी इनक्लेव जो भारत में थे यहाँ पर रहने वाले लोगों की कुल आबादी थी 14,000। इसे मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और उसे आपको ध्यान में भी रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था उस पर लंबे समय तक हम लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। बांग्लादेश की संसद, जातीय संसद ने तो तत्काल ही उसे पारित कर अपने संसद से उसे मंजूरी प्रदान करवा दी थी, लेकिन भारत में यह ना हो सका था। आप फैक्ट्स पे ध्यान दें। इसके पश्चात चूंकि रिश्ते को सुधारना आवश्यक थी, 2011 में वो डेट है 6 सितंबर 2011 को इस भूमि समझौते के संधि पत्र पर दोनों पक्षों ने पुनः हस्ताक्षर किए। 2015 में
100वां संविधान संशोधन विधेयक हमारी संसद में पारित हुई। इसके पश्चात हम लोगों ने इस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को स्वीकार किया और 31 जुलाई 2015 की मध्य रात्रि से यह लागू मान लिया गया। तो ये जो लागू हुआ तो इसमें हमें क्या मिला और बांग्लादेश को क्या मिला, इस पे आप ध्यान दें। बांग्लादेश में भारत के 111 छिटमहल या अंतर्वेश थे, इनक्लेव थे, यानी बांग्लादेश के अंतर्गत भारत के जो 111 इनक्लेव थे वो बांग्लादेश को दे दिए गए। उसका जो कुल भूक्षेत्र था वो था 17,160.63 एकड़। मोटे तौर पर आप ये याद रखें कि 17,000 एकड़ जमीन भारत ने अपने भूक्षेत्र का बांग्लादेश को दिया और बदले में बांग्लादेश के जो इनक्लेव भारत में थे उसका एरिया था 7,110 एकड़ और आबादी वहां बस रही थी 14,000। ये भारत को मिले। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये जो आबादी थी, भारतीय भूक्षेत्र में आबादी कितनी थी, आप देख रहे 37,000 और बांग्लादेश के क्षेत्र जो भारत में थे वहां की आबादी थी 14,000। लगभग 51,000 की आबादी इन दोनों देशों के अंतर्वेशों में मौजूद थी। संधि के द्वारा इन्हें ये आज़ादी दी गई कि आप यह चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि किस देश के नागरिक आप बनना चाहते हैं। अगर आप बांग्लादेश में ही बने रहना चाहते हैं तो बांग्लादेश की सरकार आपको नागरिकता प्रदान करेगी। अगर आप भारत में जाना चाहते हैं तो आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत ने भी स्वीकार किया कि जो बांग्लादेशी अंतर्वेश के नागरिक भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारत सरकार देने के लिए तैयार है। तो इसके पश्चात दोनों देशों के बीच संबंध मधुर हो चुके हैं और जो समस्याएं थी उन्हें सुलझा लिया गया है। ये फैक्ट्स आप ध्यान रखें, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये फैक्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखें। जब आपसे ये पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भूमि सीमा समझौता कब संपन्न हुआ था तो वो डेट याद रखें। वो डेट जैसा कि मालूम है 16 मई 1974 को, 16 मई 1974 किन के बीच, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच। किंतु इसे लागू कब किया गया, 2015 में। कब, जब भारत में 100वां संविधान संशोधन किया गया। इसके पश्चात हमने इस समझौते को स्वीकार किया। कितने इनक्लेव बांग्लादेश को मिले तो वो संख्या कितनी होगी, वो संख्या है 111। कितने इनक्लेव भारत को मिले तो वो संख्या है 51। कितनी आबादी भारतीय इनक्लेव में थी तो वो है 37,000। कितनी आबादी बांग्लादेश के इनक्लेव में थी तो वो है 14,000। ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। और ये समझौता लागू कब से हुआ है तो वो डेट 31 जुलाई 2015 से। ये जो पेचीदा इनक्लेव है ये आया अस्तित्व में कैसे, इसके इतिहास में हम लोग चलते हैं। काफी पहले यहाँ पर दो रियासतें हुआ करती थी, एक कूच बिहार और दूसरा रंगपुर। रंगपुर और कूच बिहार के शासकों के बीच ताश और पासे का खेल और शतरंज की बिछाती बिछा करती थी और दोनों अपने अपने गांव और क्षेत्रों को दांव पर लगाया करते थे। आप यहाँ पे ध्यान से समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए ये रियासत है वो है कूच बिहार, ठीक है, और इधर है रंगपुर रियासत है। तो इन दो रियासतों के राजाओं या शासकों के बीच जो दांव लगाए जाते थे वो एक दूसरे के अपने अपने इलाके के गांव और क्षेत्रों को ये दांव पे लगाते थे। अब पासे के खेल या शतरंज की बिछात पर ये जो क्षेत्र को हारते थे, सपोज कीजिए कूच बिहार के शासक ने रंगपुर के राजा से अपना कोई गांव हार गया तो अब ये रंगपुर का ये इलाका हो गया। इसी प्रकार रंगपुर का कोई क्षेत्र यहाँ के राजा ने इससे हारा तो अब ये कूच बिहार का क्षेत्र हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र दोनों इलाकों में मौजूद थे। इधर कूच बिहार का इलाका था तो इधर रंगपुर का इलाका था। तो ये दो तरह के क्षेत्र मौजूद थे। मुगल काल में भी ये पेचीदा स्वरूप बना रहा। गांव की सीमाओं को लेकर विवाद बने रहे थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भी ये समस्याएं मौजूद थी। किंतु 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो ये समस्या विकट रूप से सामने आई और उस समय पूर्वी पाकिस्तान जब अस्तित्व में आया तो ये एक
सीमा से संबंधित विवाद उस समय खड़ा हुआ था। उसे निपटाने के प्रयास किए गए थे किंतु सफलता नहीं मिली थी क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा मामला था। लेकिन जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया और उसने ये डिमांड रखी कि पहले इसे सुलझा लिया जाए, तब इस पर यह निर्णय किया गया और भारत और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर सहमति बनी थी कि इसे सुलझाना आवश्यक है यहाँ के लोगों के लिए। गाइस, 3 बीघा गलियारा के बारे में समझते हैं। अब तक आप लोगों ने इनक्लेव के बारे में तो अच्छी तरह समझ लिया होगा। ऐसा ही एक इनक्लेव जो बांग्लादेश का इनक्लेव था और वो भारतीय भूभाग में था, उसका नाम है दाहग्राम अंगोरपोटा। ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में स्थित था। जैसे मान लीजिए ये बांग्लादेश है और इस सेक्शन में भारतीय भूभाग के अंतर्गत बांग्लादेश का एक भूभाग है जिसका नाम दाहग्राम अंगोरपोटा है। तो अब कनेक्टिविटी देने के लिए, चूंकि एक ये बड़ा क्षेत्र था और यहाँ के लोगों को अपने मूल देश बांग्लादेश में आने जाने में परेशानी होती थी, इसलिए बांग्लादेश को भारत ने एक गलियारा, एक मार्ग प्रदान किया था। सपोज कीजिए ये एक तरह का मार्ग है जो आने जाने का मार्ग था और ये जो पूरा क्षेत्र था वो 3 बीघे का था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा 3 बीघा गलियारा। ये गलियारा 26 जून 1992 को भारत के द्वारा बांग्लादेश को उपलब्ध कराई गई थी, किंतु इसकी अनिश्चित प्रकृति थी। ये 24 आवर्स खुली हुई नहीं थी। आरंभ में मात्र 6 घंटे के लिए ये खुलती थी। इससे बांग्लादेश के लोगों को काफ़ी असुविधा होती थी। बाद में इसे कुछ घंटों के लिए बढ़ाया गया, किंतु ये लगातार डिमांड बांग्लादेश की ओर से हो रही थी। अंततः 2011 में उसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो वर्तमान में भी हैं शेख हसीना वाजिद के बीच एक समझौता हुआ और उसके पश्चात सितंबर 2011 में भारत ने बांग्लादेश को 99 सालों के लीज पर यह गलियारा उपलब्ध कराया है जो पट्टे पर दी गई है। ध्यान रहे, तो ये जो फैक्ट है आप याद रखेंगे वो एक्चुअली इनक्लेव से ही संबंधित है। ओके गाइज, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 बीघा गलियारा क्या है, तो एक भारतीय भूभाग है जो बांग्लादेश को उपलब्ध कराई गई है उसके एक इनक्लेव में संपर्क स्थापित करने के लिए। यह पश्चिम बंगाल के किस जिले में है, तो यह कूच बिहार जिले में मौजूद है। गलियारा कब लीज पर दी गई बांग्लादेश को, तो आप याद रखें सितंबर 2011 में बांग्लादेश को 99 सालों के लिए लीज पर दिया गया है। अब चूंकि भारत और बांग्लादेश के बीच इनक्लेव को लेकर जो भी समस्याएं थी उसका समाधान हो चुका है, इसलिए अब इस गलियारे का विशेष महत्व नहीं रह गया है, किंतु यह एक फैक्ट है जो अतीत में था और वो आज भी कायम है। गाइस, दोनों देशों के बीच एक अन्य मुद्दा जो काफी गरमाया था लेकिन प्रकृति ने स्वतः ही उस मुद्दे का समाधान कर दिया, वो मुद्दा था न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर आइलैंड से संबंधित। अब गाइस बोर्ड पे आप ध्यान दें, न्यू मूर जो आइलैंड था, अगर आप बांग्लादेश की सीमा पर देखें तो यहाँ पर हमारा वेस्ट बंगाल की सीमा है। ठीक इन दोनों की सीमाओं के मध्य में यहाँ पर एक द्वीप उभर आया था। अब ये द्वीप ऐसी जगह पर था कि जो भारत और बांग्लादेश के मध्यवर्ती इलाके जो समुद्री सीमा है वहां पर ये मौजूद थे। अतः इस द्वीप पर भारत ने भी दावा किया और बांग्लादेश ने भी दावा किया। चूंकि ये द्वीप आरंभ में नहीं थे, 1974 ये 1970 के दशक में यह द्वीप आकार लेना शुरू हो चुका था और 1974 में यह अस्तित्व में आ गया था। जैसे ही यह द्वीप अस्तित्व में आया, भारत और बांग्लादेश दोनों पक्षों ने इस पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी। आप इन फैक्ट्स को बोर्ड पर आप देखते चलें कि 1980 के दशक के आरंभ में दोनों देशों ने इस पर दावेदारी कर दी थी कि ये द्वीप हमारे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि 1981 में भारत ने वहां पर बीएसएफ की तैनाती भी कर दी, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वहां तैनाती की, एक चौकी की स्थापना की और वहां तिरंगा भी लहरा दिया। यानी भारत ने बजाबते उस द्वीप पर कब्जा लिया कि ये हमारा है। बांग्लादेश ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका दावा था कि वो द्वीपीय क्षेत्र हमारे इलाके में भी मौजूद है। समुद्र का जलस्तर जैसे जैसे ऊपर आने लगा था, ये द्वीप पानी में समाने लगे थे। वर्ष 2000 तक बीएसएफ ने वो चौकी खाली कर दी थी और 2009 में यह द्वीप पूरी तरह
पानी में समा चुका था, यानी जल समाधि ले ली थी, समुद्र में वो डूब चुका था। इसकी पुष्टि कोलकाता स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय के समुद्र विज्ञान विभाग और इसरो ने भी सैटेलाइट चित्रों के माध्यम से इसकी पुष्टि की कि 3.5 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी यह द्वीप पूरी तरह जल में समा चुकी है। यानी दोनों देशों के बीच जो विवाद थी उसका अंत स्वतः प्रकृति ने कर दिया और इस मुद्दे का समाधान हो गया। ये फैक्ट्स है गाइज, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन एक फैक्ट हमें याद रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव आज देखने को मिल रहा है, समुद्र का जलस्तर जो ऊपर उठ रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो सुंदरवन डेल्टा के इलाकों में है। सुंदरवन से संबंधित जो फैक्ट्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी चर्चा करूंगा, जो कि पर्यावरणविदों के लिए और हम सबों के लिए एक चिंता का विषय है। एक द्वीप जो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हुआ वो गैस यहीं पर जो आप देख रहे हैं, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का इलाका है, यहीं पर एक वो द्वीप है, लोहाचारा द्वीप। 1996 में यह पानी में समा गया, यानी समुद्र में यह विलीन हो गया, डूब गया। यह विश्व का पहला द्वीप माना गया जो ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हुआ। इस द्वीप का अस्तित्व 2006 में कुछ दिखता था सैटेलाइट पिक्चर से, लेकिन उसके पश्चात यह पूरी तरह विलीन हो चुका है, ये अब दिखता भी नहीं है। और इसका दुख पूरी दुनिया ने मनाया था। 2007 में जब ऑस्कर अवार्ड दिए जा रहे थे लॉस एंजलिस में, तो वहां पर ध्यान रहे ट्रॉफी के साथ साथ लोहाचारा द्वीप का एक मॉडल भी विजेताओं को दिया जा रहा था, यह कहते हुए उदास मन से कि दुनिया का पहला द्वीप जो ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हुआ है। ये बहुत चिंता का विषय है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, समुद्र का जलस्तर लगातार ऊपर की ओर उठ रहा है, तो जो निचले इलाके जहां भी हैं पृथ्वी पर वो पानी यानी समुद्र में समाते जा रहे हैं। गाइज एक बात आप ध्यान रखें कि स्थलीय सीमा से संबंधित जो विवाद थे उसका निपटारा तो किया गया, लेकिन उससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा से संबंधित जो भी विवाद थे ना, उसे सुलझा लिया गया था 2014 में ही। मालूम है द हेग, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मौजूद है जो नीदरलैंड में है, वहां पर 7 जुलाई 2014 को दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की थी और दोनों ही देश ने सहर्ष रूप से इसे स्वीकार कर लिया था। अर्थात जल और थल दोनों ही क्षेत्रों में आज जो भी मुद्दे थे दोनों मुल्कों के बीच, उसे सुलझा लिया गया है। इस पर अब कोई विवाद नहीं है। ओके गाइज, अब नेक्स्ट सेशन में मैं मिलता हूं जिसमें सुंदरवन से संबंधित विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी और हम लोग ये भी देखेंगे कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं इस पूरे भारत बांग्लादेश के संदर्भ में। ओके, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।